विनय पूछ रहे हैं हेमा बिंदु मैम के नोट्स इनफ है कि नहीं. बट आई हैवंट लाइक लुक्ड इनटू हेमा बिंदु मैम नोट्स, सो आई हैव नो आइडिया अबाउट इट यार. बट आपको पढ़ के खुद समझ में आ जाएगा क्योंकि आप पढ़ रहे होगे एंथ्रोपोलॉजी अभी से. एंड इफ इट इज हैविंग ऑल द इंग्रेडिएंट्स व्हिच आई मेंशनड व्हिच मेक्स द आंसर बेटर, अगर वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें तो वो अच्छे ही होंगे नोट्स, राइट. ओके. बिरूपंदा सॉइन इज सेलिंग. ओके. बिनु पंदा इज आस्किंग समथिंग कि विवेक भास्कर सर की बुक के साथ इफ वी ऐड सम पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू पीवाई क्यूज इज इट एनफ. ओके. या विवेक भास्कर बुक के साथ यार वो थोड़ी सी पुरानी हो गई है वो वाली किताब. सो इट इज बेटर टू गो फॉर एंथ्रोपोलॉजी डीमिस्टिफाइड along with Vivek Bhasme and then use Topper's note or some other Google or some other book like Social Mam's notes or Braintree to add in some new points and then it would be enough. Don't go just with Vivek Bhasme, वो काफी पुराना हो गया. एंड मैंने भी वो किताब पढ़ी थी, पहली बुक जो मैंने एंथ्रोपोलॉजी की पढ़ी थी वही पढ़ी थी. सो मुझे पता है कुछ आंसर्स उसमें काफी अच्छे, कुछ आंसर्स आर नॉट कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन. सो इट्स नॉट गुड टू जस्ट डिपेंड ऑन विवेक भास्मे बुक ना, वो पुरानी हो गई है अभी, राइट. Okay, Vinay is asking how to well integrate aspects of physical, social anthropology and theories of anthropologists in the answers. Okay, Vinay, I'll come back to this later. मुझे बाद में याद दिलाना यार, है ना. अभी ही I'll answer to you while making notes या while answering the PYQs. आप कैसे इस पे जा सकते हो. So, someone is asking like I have to share my strategy. तो मेरी strategy यही रही है यार. Note making में I have followed the question answer format, covering all the PYQs. That is the first thing. और नोट मेकिंग के टाइम पे ही मैं सारी मेहनत कर लेता था कि बाद में मुझे चार जगह ना जाना पड़े. ओके. एंड वाइल नोट मेकिंग लीव सम ब्लैंक स्पेसेस, क्योंकि जब जब आप पढ़ोगे, एक साल दो साल पढ़ोगे, जब तक पढ़ोगे नई नई चीजें आती रहेंगी. सो यू डोंट नीड टू लाइक राइट अ न्यू नोट. उधर ही साइड में आप उसको ऐड कर सकते हो. एनी न्यू डायग्राम और एनी न्यू एग्जांपल यू कैन ऐड इन दैट. कूल. तो मेरी स्ट्रैटेजी यही थी, फर्स्ट कवरिंग ऑल द पीवाईक्यूज एंड देन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करता था. बट उसके पहले मैं पीवाईक्यूज एनालाइज करता था बिफोर गिविंग द एग्जाम. लाइक मेंस अगर आप देने जा रहे हैं तो पिछले 4-5 साल के, 6 साल के सारे क्वेश्चन पेपर को प्रिंट कर लो. प्रिंट करके देखो कौन से पार्ट से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है एंड ट्राई टू फाइंड अ पैटर्न कि इस साल क्या पूछने वाले हैं. ज्यादा वेटेज कौन से वाले पार्ट से हो सकता है. क्या आर्कियोलॉजिकल के कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछेंगे या नहीं पूछेंगे. इंडस वैली सिविलाइजेशन से पूछेंगे या नहीं, है ना. फर्स्ट पार्ट में भी फॉसिल के कौन से पूछ सकते हैं वो इवोल्यूशन वाले. यू कैन गेट अ पैटर्न इन दैट इफ यू आर लाइक डीपली एनालाइजिंग इट. तो मैंने बहुत ज्यादा टाइम अपना दिया है एनालाइज करने में पीवाईक्यूज को, पिछले 5-6 साल के पेपर्स को, कि इस साल ज्यादा वेटेज कौन सा वाला पार्ट रखता है, कौन से क्वेश्चंस रिपीट होने के चांस है. एंड उसके साथ में मैं फिर प्रैक्टिस करता था. आफ्टर मेकिंग ऑल द नोट्स आई यूज टू प्रैक्टिस इट, लाइक आई यूज टू प्रिपेयर माई ओन टेस्ट सीरीज. कोई मुझसे पूछ रहा था टेस्ट सीरीज के कैसे कर सकते हैं यार. आई हैवंट जॉइन एनी टेस्ट सीरीज. टेस्ट सीरीज मैंने मतलब देखे हैं, आई डोंट लाइक इट एट ऑल. बहुत ही रैंडम क्वेश्चंस होते हैं, चेकिंग भी अजीब सी होती है. सो व्हाट आई यूज टू डू इज पीवाईक्यू के टाइप से ही मैं पूरा क्वेश्चन पेपर बना लेता था अपने लिए. लाइक 10 नंबर के 5 क्वेश्चन एंड फिर 15 नंबर के 20 नंबर के क्वेश्चन. आई यूज टू प्रिपेयर इट फॉर माई सेल्फ and then I used to sit and write all of the paper, trying to complete it in time, giving all the diagrams, all the references, all the case studies. तो उससे मेरी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होती थी और लिखने से याद भी अच्छे से होता है. तो ड्यूरिंग मेंस टाइम मैं याद करने के लिए लिख लिख करके याद करता था. एक क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ, उससे मुझे याद जल्दी होती थी. और डायग्राम बनाने में, एग्जाम्पल्स डालने में बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है. सो मेक श्योर यू प्रैक्टिस अ लॉट. मैं कह रहा हूँ टेस्ट सीरीज लगाने की जरूरत नहीं है का मतलब ये नहीं है कि आप क्वेश्चन आंसर ना लिखो. मैं खुद से क्वेश्चन पेपर बना के खुद के आंसर्स लिखता था. एंड क्वेश्चन पेपर में सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू के होते थे. दैट इज द रेलेवेंस ऑफ पीवाईक्यू. तो यू कैन फॉलो दैट. और उसके अलावा अगर आपको फिर भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का अगर लग रहा है, समवन इज सजेस्टिंग यू, देन यू कैन ज्वाइन. वो फिर आपके ऊपर है आपको कौन से क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं किसके, है ना. बहुत सारे आते हैं यार वो तो. आई डोंट नो अबाउट लाइक मच ऑफ द टेस्ट सीरीज, बट मेनी ऑफ द टॉपर्स हैव फॉलोड दिस. दे हैव जस्ट आंसर्ड द पीवाईक्यूज and they have scored like very good marks, like above 300 marks, without joining any test series, right. You just need to deeply analyze the like PYQs, no. From the first day you must analyze the PYQs while making notes. फर्स्ट डे अगर आप नोट्स बना रहे हो उससे लेकर के
लास्ट 3 एग्जाम तक अगर आप टेस्ट सीरीज भी लिखना चाह रहे हो, ओनली गो फॉर पीवाईक्यूज, दैट विल ओनली गिव यू वेरी गुड मार्क्स. Okay, sir, how you consolidated everything in your mind? What was your strategy? यार फॉर कंसोलिडेशन यार, ड्यूरिंग मेंस अगर मैं बात करूं, तो यू हैव टू लाइक फॉलो अ वेरी गुड शेड्यूल कि आप जीएस को कितना टाइम दोगे और अपने ऑप्शनल को कितना टाइम दोगे. मेरे लिए ऑप्शनल बहुत ज्यादा जरूरी था और मेरा फेवरेट भी है, इंटरेस्ट भी था इसमें, तो मैंने अच्छा खासा टाइम दिया है ऑप्शनल को. और उसके बाद फिर ऐसा होता है कि पहले पेपर 1 पढ़ोगे कि पेपर 2 पढ़ोगे, एंड फिर यू हैव टू डिसाइड, आप कुछ भी कर सकते हो. बट मेरा पहले ऐसा था कि पहले मैं पेपर 2 पढ़ूंगा, फिर पेपर 1 पढ़ूंगा, एंड दिस आई फॉलो टिल द डे ऑफ द एग्जाम. पहले जब आप रिवीजन कर रहे होगे तो पहले ज्यादा टाइम लगेगा, जैसे जैसे आप सेकंड रिवीजन थर्ड रिवीजन पे आओगे, आपका टाइम धीरे धीरे कम होता जाएगा. और आपका फोकस भी बढ़ता जाएगा कि कौन से ऐसे पार्ट हैं जो आपको जल्दी से याद नहीं हो रहे, बट उनके आने के चांस ज्यादा हैं. आफ्टर एनालाइजिंग द पीवाईक्यूज यू विल कम टू नो कि कौन से फेवरेट पार्ट्स हैं यूपीएससी के. तो फिर आप उस पर और ज्यादा ध्यान दोगे कि ये ना छूटे, क्योंकि इसके आने के चांस ज्यादा है. लास्टली, टू मेमोराइज आई यूज टू प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स. लाइक नोट्स बनाने के बाद भी मैं शॉर्ट में लिख लिख कर प्रैक्टिस करता था कि जो क्वेश्चंस पक्का आने के चांस लग रहे हैं मुझे, ये बहुत फेवरेट टॉपिक रहा है यूपीएससी का. आई यूज टू प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स फॉर दैट. पूरी डेफिनेशन नहीं लिख करके फिर भी मेरे दिमाग में चलती थी डेफिनेशन ये है, तो मैं एब्रिविएटेड फॉर्म में डेफिनेशन लिखता था, रफ में डायग्राम बनाता था. आई यूज टू लाइक मेक ऑल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर इन द शॉर्ट नोट फॉर्मेट, कि कभी भी मैं उसको रिवाइज भी कर पाऊँ एग्जाम में जाने से पहले. और लिखने के कारण दिमाग पे जब प्रेशर पड़ता है ना, जब आप सोच के रिकॉल कर रहे होते हैं, तो याद भी ज्यादा अच्छे से होता है. सबको प्रॉब्लम होगी याद करने में, इट्स वेरी वास्ट एंड मेनी थिंग्स टू रिमेंबर, बट कीप ऑन लाइक रिवाइजिंग एंड ट्राई टू राइट व्हेन यू आर ट्राइंग टू लाइक मेमोराइज. जितना ज्यादा आप एक पेपर लेकर के लिख करके याद करने की कोशिश करोगे, उतना फास्ट आपको याद होगा, और ये आपको एग्जाम में पेपर टाइम पे कंप्लीट करने में भी बहुत हेल्प करेगा. सो ट्राई टू फॉलो दैट टू कंसोलिडेट एवरीथिंग इन योर माइंड. एंड उसके अलावा एब्रीविएशंस हैं. ठीक है, एब्रीविएशंस यूज कर सकते हो. जैसे आर्कियोलॉजिकल वाला पार्ट है, उसमें इतने सारे साइट्स हैं, कहाँ कहाँ पर कौन से फॉसिल मिले, क्या चीजें मिली, उसके लिए एब्रीविएशंस यूज करो टू लाइक कंसोलिडेट इट इन योर माइंड. और जैसे कौन सा कंसेप्ट कौन से एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने दिया है ना, संस्कृताइजेशन किसने दिया, जजमानी सिस्टम किसने दिया, कौन सी बुक किसने लिखी, इसके लिए भी आप एक शॉर्ट नोट बना सकते हो. कंसेप्ट के नाम के सामने आप उसके एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम लिख सकते हो, एंड ट्राई टू लाइक रिकॉल. उसको ना ऐसे हाइड करके पढ़ो कि संस्कृताइजेशन किसने दिया था, ये कंसेप्ट किसने दी, या इस एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कौन सी 3 बुक लिखी है ना. ट्राई टू राइट इट इन अ डिफरेंट नोट ऑल टुगेदर. एंड कभी भी उसको डायरेक्टली मत पढ़ो, उनका नाम पढ़ो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का, एंड ट्राई टू रिकॉल कि उसने कौन सा कंसेप्ट दिया, कौन सी 3 बुक लिखी है. ट्राई टू लाइक गिव प्रेशर ऑन योर ब्रेन एज मच एज पॉसिबल. तभी वो रिविजन भी काम करेगा आपका. सीधे पेपर उठा के पढ़ते रहोगे तो कुछ दिमाग में रहने नहीं वाला. ट्राई टू लाइक गिव प्रेशर ऑन योर ब्रेन नर्व्स, इट विल गिव यू बेटर रिजल्ट्स. राइट. ओके. सो आई गेस सुमन, आपका मैंने ये आंसर देने की कोशिश करी है, हाउ टू कंसोलिडेट एवरीथिंग. और किसी भी चीज को अगर आप इंटरेस्ट से पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे और लिख के पढ़ोगे, तो अपने आप वो कंसोलिडेट हो जाएगा. ये सारी चीजें जरूरी है ना. ओके. सो वाइल अप्रोचिंग द एग्जाम आई यूज टू लाइक फॉलो पेपर 2 एंड देन पेपर 1. उसको मैंने एग्जाम तक फॉलो किया है. जीएस जैसे एग्जाम के 5 दिन पहले, मेंस जब शुरू होने वाला होता है, तब तो लास्ट के 4-5 दिन आप सिर्फ और सिर्फ जीएस को देते हैं. तो उसके पहले तक मैंने पेपर 2 पहले पढ़ा, फिर पेपर 1 पढ़ा. साथ ही में मैंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करी, खुद ही क्वेश्चन देता था और खुद ही आंसर्स लिखता था टाइम में, डायग्राम्स के साथ सारे कुछ. और फिर जो 5 दिन मिलते हैं वो भी जरूरी है, उसमें भी मैंने पहले पेपर 2 पढ़ा है, फिर पेपर 1 पढ़ा है. क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले आप मतलब जस्ट पहले पेपर 1 दोगे, तो उसके एक दिन पहले तो आप पेपर 1 पढ़ रहे होगे, राइट. तो पहले पेपर 2 पढ़ के खत्म करना जरूरी है. तो उस हिसाब से 2 दिन पेपर 2 पढ़ा, 3 दिन पेपर 1 पढ़ा. 3 रिविजन मैंने 5 दिन में ऐसे कर दिया यार, है ना. on those 5 days I revised all of the anthropology 3 times in those 5 days. एंड ये भी सारे एक्सपीरियंस लोग बताते हैं, जैसा मैं सुनते हैं अपने फ्रेंड से, और मैंने खुद भी अप्लाई किया. इफ यू आर एबल टू रिवाइज 3 टाइम्स इन दोज 5 डेज, आपके नंबर आराम से 250-260 से ऊपर चले जाएंगे. सो मेक श्योर कि लास्ट तक आपको इंजन ऑन रखनी है, पढ़ते रहना है, एग्जाम हॉल में घुसने से पहले तक पढ़ते रहना है. आई स्टिल रिमेम्बर, मैं पेपर 2 से पहले भी सारे
साइट्स पढ़ के जा रहा था, जो आर्कियोलॉजी का क्वेश्चन मुझे लग रहा था आने का चांस है, उसकी भी एब्रिविएशन बार बार रिकॉल कर रहा था एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से 1 मिनट पहले तक. So that is the intent you need to have to score marks, because it's a competitive exam. Try to give your everything, only then you will get good results, right? Okay. So I hope मैंने नोट मेकिंग वाला पार्ट अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, बट आई विल जस्ट समराइज. कभी भी आप नोट बना रहे हो तो पीवाईक्यू साथ में रखना, सिलेबस का पॉइंटर उठाओ, उसके बाद जो भी 2-3 बुक आपको अच्छी लग रही है, चाहे वो एंथ्रोपोलॉजी डीमिस्टिफाइड हो, विवेक भास्कर की किताब हो, ब्रेन ट्री हो, सोशियन मैम की जो 3-4 किताबें आती है वो, यही 4 चीजें मैंने यूज करी है, और कोई टॉपर के नोट्स, सबको साथ में रख लो. उस टॉपिक को एक बार ओवरव्यू के लिए हर जगह से ग्लांस कर लो. तो ट्राई टू मेक योर नोट्स बेस्ड ऑन द क्वेश्चन जो आया है उस टॉपिक से. ठीक है, उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करो. ट्राई टू फिनिश इट इन 2 पेजेस और 3 पेजेस, डिपेंडिंग कि कितना लेंदी वो टॉपिक हो सकता है. ट्राई टू ऐड ऑल द इंग्रेडिएंट्स व्हाइल यू आर मेकिंग नोट्स. डेफिनेशन, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का रेफरेंस, एग्जांपल्स, केस स्टडीज, डायग्राम जितने भी आ सकते हैं, और उसके अलावा कंक्लूजन जिसमें आप अपना एक थॉट प्रोसेस दे पाओ कि एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट आप क्या सोचते हो कि ये कैसे रेलेवेंट है, या क्या इसका रेलेवेंस फ्यूचर में जाकर के हो सकता है. ट्राई टू मेक दीज काइंड ऑफ नोट्स एंड देन जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग नोट्स, है ना, ये बहुत जरूरी है. व्हेन इट कम्स टू लाइक स्ट्रैटेजी ऑफ लाइक टेस्ट सीरीज कैसे प्रैक्टिस करनी है, वो भी मैंने बताया. खुद से क्वेश्चंस बना सकते हो आफ्टर डीपली एनालाइजिंग द पीवाईक्यूज. खुद ही क्वेश्चन पेपर बना लो, फिर एक टाइम अलॉट करो, 3 घंटे में ये पेपर लिखना है, बैठ करके उसको लिखने की कोशिश करो. यू कैन ऑल्सो स्टार्ट स्मॉल. 5 क्वेश्चन का टारगेट दे सकते हो कि उसको आधे घंटे में लिखना है. 10 क्वेश्चन को दे सकते हो 1.5 घंटे में लिखना है, कुछ इस तरीके से. यू कैन प्लान योर ओन टेस्ट सीरीज एंड गिव आंसर्स. लेकिन पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने से बेटर होता है. मैंने टेस्ट सीरीज कोई नहीं लगाई थी, राइट. और कमिंग टू पेपर 2 एंड पेपर 1, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. Paper 2 is also very scoring and very less effort is required. Only needed thing is कि you analyze the paper 2 question papers very deeply. उसमें आप प्रेडिक्ट कर सकते हो यार कौन सा क्वेश्चन आने वाला है. कभी वो शेड्यूल कास्ट के बारे में पूछते हैं, तो कभी शेड्यूल ट्राइब के बारे में पूछते हैं, फिर अगले साल ओबीसी के बारे में पूछते हैं. कभी 5th शेड्यूल पूछते हैं, तो कभी 6th शेड्यूल पूछते हैं. ऑल्टरनेटिव होता रहता है वो. कभी किसी पार्ट ऑफ आर्कियोलॉजी से पूछते हैं, तो कभी किसी और पार्ट से. हर 2-3 साल में एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्वेश्चन आता ही आता है, राइट. यू कैन फाइंड द पैटर्न इन दिस वे. उसके बाद आपके मार्क स्कोरिंग और बढ़ जाएगी. फिर आती है केस स्टडी की बात. यार केस स्टडी मुझे भी दूसरे किसी टॉपर ने बताया था, आयुषी जैन मैम नाम है उनका. उन्होंने बताया था वो केस स्टडी कैसे यूज करती थी. मैं भी भारत करके एक यूट्यूब पे चैनल है, यू मस्ट हैव सीन इट ऑन द यूट्यूब. अगर नहीं देखा है तो जरूर देखना. उसमें कुछ 20-30 वीडियोस होंगे, अभी तो होंगे एटलीस्ट इतने. यू कैन जस्ट गो एंड कीप वॉचिंग दोज वीडियोस व्हेनेवर यू आर फ्री. बट डोंट जस्ट वॉच द वीडियो, कीप अ पेन एंड पेपर. जितनी भी चीजें जिस भी ट्राइब के बारे में वो बता रहे हैं, जस्ट नोट डाउन कर लो कि किसी को पानी की समस्या है, कहीं पे वुमेन की फर्टिलिटी रेट कम हो रही है, कहीं पे उनकी माइग्रेशन हुई है बिकॉज ऑफ डेवलप, कहीं पे मार्केट्स आने के कारण उनका जो इनर जो नेचर था उनके ट्राइब का वो टूट गया है, और कितने तरह के और क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है वहां पे, वो सारी चीजें वो बात करते हैं उसके बारे में. मैं भी भारत, ठीक है. तो यू जस्ट नोट डाउन एवरीथिंग दे आर टॉकिंग अबाउट दैट ट्राइब. जस्ट उसको छोटी छोटी चीजें लिख लो. एक बार जब आप उसको लिख लोगे ना, आपको पता चलेगा वो एक वीडियो में आप उसमें से 3-4 केस स्टडी निकाल सकते हो. हर जगह कहीं पे आपको दिखेगा कि रिलीजन की एक केस स्टडी इसमें से निकल सकती है. माइग्रेशन ड्यू टू डेवलपमेंट की ये प्रॉब्लम इसमें से निकल करके आ रही है. विमेन रिलेटेड इश्यूज इसमें से निकल करके आ रहे हैं कि डैम बना तो विमेन को क्या दिक्कत आई, कंस्ट्रक्शन हुआ, फैक्ट्रीज आई तो विमेन को क्या दिक्कत आई, है ना. उनका नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स कैसे टूटा, कैसे डेवलपमेंट के प्लान्स थे जो उन्होंने विदाउट ट्राइबल्स को अपने कंसिडरेशन में लिए प्लान किए और वो कैसे फेल हो गए. बहुत सारे ऐसे केस स्टडी एक ही वीडियो से निकल करके आ सकती है. सो ट्राई टू बी ओपन अबाउट इट. और वो आपको आइडियाज तब आएंगे जब 1-2 बार आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया होगा. उसके बाद जब आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको लगेगा यार ये केस स्टडी इसमें भी जा सकती है, इसमें भी जा सकती है, इसमें भी जा सकती है. सो यू कैन यूज वन केस स्टडी मल्टीपल वेज, है ना. तो बहुत ज्यादा याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. और जब भी केस स्टडी लिखो, ट्राई टू डिलीनिएट इट इन योर आंसर कॉपी ना. मैं एक लाइन ऊपर बनाता था, फिर केस स्टडी लिखता था ब्लॉक में, केस स्टडी लाइक मेंशन करता था, उसके बाद खाली केस स्टडी लिखने के बाद एक और लाइन बनाता था, सेग्रीगेट करता था अपने आंसर में. मान लो मैंने एक आंसर में कभी कभी 5-5 6-6 केस स्टडी लिखी है पेपर 2 में,
तो वो सबको मैं डिलीनेट करता था कि मैंने इतनी 6 केस स्टडी लिखी है, जस्ट टू फेच गुड मार्क्स। आपको टेस्ट कॉपी चेकर को ध्यान दिखाना पड़ेगा कि आपने लिखी है, तभी आपको 1-2 नंबर एक्स्ट्रा देगा। तो यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। मेक श्योर ये केस स्टडी आप अलग से लिखो। वो आयशी जैन मैम भी अलग से लिखती थी। शी स्कोर्ड मोर देन 320 मार्क्स इन एंथ्रोपोलॉजी देन, एंड शी इज आईएएस इन अभी आसाम में। उनसे मैंने यही चीज सीखी, मैंने भी अप्लाई करी, मुझे भी 300 नंबर आ गए हैं। सो ट्राई टू लाइक इनकॉर्पोरेट दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो पहले के लोग करते हैं। ट्राई टू यूज दिस केस स्टडी अलग से डिलीनेट करके करना, और अपनी केस स्टडी लिखना। पुराने जितने भी नोट्स आप पढ़ रहे हो, टॉपर्स के पढ़ रहे हो, उसमें आप बाकी चीजें सेम रख करके केस स्टडी अलग कर सकते हो, मैं भी भारत से लेकर के। ठीक है। और केस स्टडी इतने पढ़ोगे तो कई बार ऐसा होता है, कुछ डायनामिक से क्वेश्चन आते हैं कि डैम बनी किसी जगह पे, बताओ सेंट्रल इंडिया में डैम बनने के कारण 3 ऐसे ट्राइब्स के नाम बताओ जिनको प्रॉब्लम हुई हो। इस तरह के भी क्वेश्चन अभी रिसेंटली आए हैं 1-2 साल पहले। तो इफ यू विल बी लाइक हैविंग एन आइडिया इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम कहाँ चल रही है, तो इससे आप बेटर आंसर कर पाओगे, या खुद से क्रिएट कर पाओगे केस स्टडी। आपको पता होगा कैसी प्रॉब्लम होती है। यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर ओन केस स्टडी डिपेंडिंग ऑन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, राइट। तो ट्राई टू गो थ्रू ऑल दीज ना, मैं भी भारत के सारे वीडियोस, ट्राई टू लुक इनटू इट। Okay, Rishikesh is asking कि single answer writing for 20 mark का answer it takes almost 20 minutes. How can I improve my time management? Uh, okay. या टाइम मैनेजमेंट उस पर डिपेंड करता है आपको कितने अच्छे से उसका आंसर पता है। अगर आप सोचने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, फिर तो इशू है, राइट। तो अगर आपने वो क्वेश्चन पहले से पढ़ रखा है, सिलेबस से डायरेक्ट आ रहा है वो, या पीवाईक्यू है जो आ चुका है, उसके बाद भी 20 मार्क में अगर 20 मिनट लग रहे हैं, तो थोड़ा सा इशू। यू कैन रिड्यूस योर टाइम टू 10 मिनट्स, 12 मिनट्स, आराम से वो काम किया जा सकता है ना। वो 10 मिनट 12 मिनट में हो जाएगा फिर। एंड 10 मिनट तक अगर आप लिख लेते हो 10 से 12 में, तो इट्स स्टिल ओके। 20 नंबर का क्वेश्चन, राइट। तो प्रैक्टिस करो, पहले तो मेमोराइज करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो अच्छे से, और उसके बाद फिर लिखते लिखते हो जाता है। हो सकता है डायग्राम मेकिंग में आप बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हो, तो डायग्राम ऐसा भी नहीं है कि आपको प्रोफेशनल की तरह बनाना है। ठीक है। जो भी डायग्राम बनाना, ब्लॉक में डालना और डिमार्केट कर देना। सपोज यू आर मेकिंग अ स्कल ऑफ अ फॉसिल, और यू आर मेकिंग मैप ऑफ इंडिया एंड ट्राइंग टू शो कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स कौन से हैं। तो ऐसा नहीं कि इंडिया की पूरी पूरी बनानी है, सदर्न इंडिया की पूछिए तो बस वी बनाओ, वहां पे खाली डिमार्केट करके आ जाओ, है ना। बहुत ज्यादा टाइम डायग्राम में मत बनाना। डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, बहुत सुंदर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट ट्राई टू डिमार्केट ना, एरो लगा करके दिखाने की कोशिश करो आप बताना क्या चाह रहे हो, है ना। और ऐसा भी हो सकता है जैसे आपने फॉसिल बनाई और स्कल बनाया, या लीनियर एस्पेरा दिखाने के लिए लेग की हड्डी बनाई है आपने, फीमर वगैरह बनाया है, तो वहीं पे लिख दो कि इनके पास लीनियर एस्पेरा था इसलिए वर्टिकल हो गए। स्कल बना रहे तो उस पर क्रेनियल कैपेसिटी वहीं पे एरो बना करके लिख दो कि इनकी इतनी थी। तो उससे आपकी राइटिंग की नीड कम हो जाएगी, आपने वहीं पे शो कर दिया। उससे आप अपनी टाइम बचा सकते हो। सो डोंट ट्राई टू गिव टू मच टाइम इन डायग्राम्स। ठीक है, थोड़ा सा लेकिन एरो ज्यादा बनाना। ट्राई टू मेंशन इन द डायग्राम आप क्या बनाने की कोशिश कर रहे हो। और जैसा जीएस में फॉलो करते हैं, ब्लॉक में डालना डायग्राम को, डायग्राम के नीचे जरूर लिखना दिस फिगर रिप्रेजेंट्स व्हाट। सिर्फ डायग्राम बना के मत आना। इस तरह से स्ट्रक्चर अगर नीट एंड क्लीन करके आते हो, उसके 10 मार्क्स समझ लो ऐसे ही एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। आई मेड श्योर मेरे सारे डायग्राम मार्क्ड है कि किस चीज का डायग्राम है, ब्लॉक में है, अलग से प्रॉपर। ये स्ट्रक्चरिंग पे अच्छे से मेहनत करना वाइल यू आर गोइंग टू राइट मेंस। जब आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हो तो ट्राई टू इंश्योर कि आप अभी से ये चीज प्रैक्टिस करो। ये मत सोचना कि एग्जाम में जाकर के हो जाएगा, वहां पे और ज्यादा टाइम लगता है, पेपर छूटता है ना। एंथ्रोपोलॉजी में पेपर छूटता है। सो डोंट ट्राई टू डू दिस काइंड ऑफ जॉब कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी। एंड धीरे धीरे हो जाता है यार। आई टेल यू माई एक्सपीरियंस। मेरा पहला मेंस था जिसमें मैं सेलेक्ट हो गया, और उसमें जब मैंने पहली बार एक पूरा एक क्वेश्चन पेपर लिखने की कोशिश करी प्रीवियस ईयर लिख करके, मुझे 5 घंटे लगे थे, है ना, पीवाईक्यू लिखने में। सो इट इज कॉमन विद एवरी वन ऑफ अस कि पहले पहले पेपर टाइम पे नहीं होता, बट बार बार कोशिश करने से 2-2.5 महीने जब मैंने कोशिश करी, फाइनली आई वाज एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन दी लाइक एग्जाम टाइम। सो सबके साथ है, कोई भी यहाँ पे कोई सुपर ह्यूमन नहीं आया है। सारे लोग याद करते हैं और भूलते हैं, मैं भी भूलता था। सारे लोग लिख करके टाइम पे पेपर खत्म नहीं करते। लेकिन धीरे 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 इफ यू कीप फोकसिंग एंड ट्राइंग टू इम्प्रूव टाइम, वो 2-2.5 महीने के टाइम पे हो जाएगा। या अभी कोशिश कर रहे हो तो अभी भी 2-2.5 महीने अगर लगातार आप कोशिश करोगे तो हो जाएगा।
और मैं ये सच बता रहा हूँ, अगर मैंने मेंस में अपना पेपर टाइम पे खत्म कर दिया, फिर मैं 2 महीने आंसर राइटिंग ना करूं और 2 महीने के बाद अगर मुझे अब सेम पेपर दे दो, कहो टाइम पे खत्म करने, फिर मुझे आधे घंटे ज्यादा लगेंगे। सो इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आपके हाथ के मसल की पावर भी होती है ना। सो ट्राई टू कीप प्रैक्टिसिंग एंड डोंट फील कि ये बस आपके साथ होता है। जितने भी लोग हैं जो सेलेक्ट होते हैं, एवरीवन गोस थ्रू द सेम इशू। रिसोर्स समझ में नहीं आ रहे, टाइम पे पेपर खत्म नहीं हो रहा, कौन सी चीज कहाँ से पढ़नी है समझ में नहीं आ रहा। सभी के होश उड़ते हैं, सभी की रात की नींद जाती है, सभी की भूख हालत खराब होती है। बट फाइनली व्हेन दे गेट सेलेक्टेड दे फील डिफरेंट, बिकॉज व्हाट दे डिड इज they kept on trying to achieve that thing continuously each and every day, क्योंकि उन्हें करना ही करना है। देयर इज नो लाइक सेकंड ऑप्शन। दे हैव टू गिव इन एवरीथिंग दे हैव, एवरी स्वेट, एवरी ड्रॉप ऑफ ब्लड। दैट इज द नेचर यू नीड टू हैव अगर क्लियर करना है और 300 नंबर लाने हैं तो, है ना। यू नीड टू हैव दैट वॉरियर काइंड ऑफ स्पिरिट। ठीक है नहीं हो पा रहा, लेकिन होगा। सबके साथ प्रॉब्लम होती है, 2-2.5 महीने कोशिश करोगे तो हो जाएगा। मेरे साथ भी यही थी यार, 5 घंटे लगे थे मुझे पहला एंथ्रोपोलॉजी का पेपर लिखने में, और उसी साल सेलेक्ट हुआ हूं मैं, उसी मेंस में, और 300 नंबर आए हैं। सो यू कैन गेट एन आइडिया कि हाउ दैट 2.5 months मैटर्स व्हेन यू आर प्रैक्टिस। सो कमिंग बैक टू दिस, और बताओ किसी का और कोई डाउट रह रहा है? किसी को ये भी रहता है यार करंट अफेयर्स कैसे इनकॉर्पोरेट करें। तो करंट अफेयर्स की यार उतनी कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है, ओनली डिपेंड्स कि जेनेटिक्स से रिलेटेड अगर कोई आ रहा हो, है ना, जेनेटिक्स में कोई नई फाइंडिंग हो, जैसे डिजाइनर बेबी बन रही है, चाइना में कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बन रहा है कुछ, वो थोड़ा सा रेलेवेंस रखता है। या फिर कोविड जैसी कोई बीमारी आ रही है जिससे ऑटो इम्यून की प्रॉब्लम आ रही है ना, तो फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप में आ सकते हैं कि उसकी वैक्सीन कैसे बन रही है, ऑटो इम्यून वगैरह, ये सब आपके जेनेटिक्स वाले पार्ट 9, 10, 11, 12 का पार्ट होता है ये सब। तो जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन दोज थिंग्स। Other than that, fossil is the last thing you need to worry about when it comes to current affairs. फॉसिल रिलेटेड है कि मान लो जर्मनी में, रशिया में कोई नया नियांडरथाल का या किसी का ऐसा कुछ फॉसिल निकल करके आ गया है, देन यू माइट गेट अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट कि मतलब क्या फॉसिल निकल रही है, तो उसको आप अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। नियांडरथाल का क्वेश्चन आ गया या किसी भी फॉसिल का क्वेश्चन आया, तो आप उसमें कंक्लूजन लिख सकते हो। अभी रिसेंटली नियांडरथाल का फॉसिल रशिया में मिला है, this will give us some new ideas about how the evolution happened or how they got extinct, और इस तरह की चीजें आप ऐसे अपने आंसर में ऐड ऑन कर सकते हो। तो यू जस्ट नीड टू वरी अबाउट फॉसिल्स, जेनेटिक्स, एंड दैट इज मोस्टली ऑल। हाँ, डिजीज अगर कोई ऐसा वाइड स्प्रेड हो रही है तो दीज आर द 3 थिंग्स फॉर करंट अफेयर्स। अदर देन दैट और ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, मैंने नहीं पढ़ा कुछ, और जरूरत कोई नहीं पड़ता यार, तो परेशान ना होना फालतू का, राइट। और बताओ, और कुछ अगर इशू आ रहा हो किसी को रिसोर्स से सर जीएस को रिलेटेड। साथ में मैनेज कैसे करें? किस टाइम की बात कर रहे हो, अभी ड्यूरिंग प्रिपरेशन और ड्यूरिंग मेंस ब्रो? सर अभी। ओके, अभी जैसे अभी कौन सा महीना चला है, नवंबर। यू हैव टू गिव प्रीलिम्स इन मई, आई बिलीव मई और जून, यस राइट। सर, 25 में। ओके, सो जीएस में यार डिपेंड करता है आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो, हाउ मच टाइम यू नीड टू गिव। दिस इज योर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, क्या क्या बच रहा है जीएस में, कुछ अगर आप मुझे आइडिया दोगे तो देन आई कैन टेल। अदरवाइज वन थिंग आई नो सर अबाउट सेकेंड ईयर है प्रिपरेशन। मेरा, एक बार मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है। ओके, फिर तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, बट ट्राई टू इंश्योर कि आप ऑप्शनल को ना, जब तक आप मेंस की पढ़ाई कर रहे हो, या इवन जब तक आप मतलब प्रीलिम्स देने जा रहे हो, दिन में 1 घंटे जरूर देना ऑप्शनल को। अगर आप ऐसा करते हो, इफ यू आर एबल टू लाइक गिव 1 hour एवरी डे टू ऑप्शनल, तो जैसे ही आपका प्री लिख करके आओगे, जो बचे हुए 2.5-3 महीने होंगे, उस समय आपको ऐसा नहीं लगेगा आपका पूरा ऑप्शनल आपके दिमाग से निकल चुका है। एंड दैट इज अ ग्रेट एज। फिर आप 15-20 दिन में अपना ऑप्शनल को आप तुरंत कवर कर सकते हो, एंड दैट विल बी अ ग्रेट एज। एंड इंश्योर कि आप उसी साल मेंस निकाल लो। ऐसा मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को बताया है, जिनका 4 बार 5 बार मेंस नहीं निकल रहा था, लास्ट अटेम्प्ट आ गया, क्योंकि उनके प्रीलिम स्ट्रांग थी। तो उनको यही बताया यार, 1-2 घंटे दिन भर में ऑप्शनल पढ़ते रहे, प्रीलिम्स में उतने पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, बाकी चीजें सॉर्टेड है। आपके ब्रेन में फ्रेश रहेगी वो चीज, जैसे ही ब्रेन दे करके आओगे, 15-20 दिन में ऑप्शनल खत्म कर सकते हो। फिर उसके बाद देन यू कैन फोकस मोर ऑन जीएस एंड आंसर राइटिंग एंड एवरीथिंग। सो अगर आप 1-2 घंटे ऑप्शनल को लास्ट तक दे सकते हो, 1 घंटे दे दो, मतलब 10 दिन छोड़ देना यार, कोई बात नहीं। प्रीलिम्स के पहले 10 दिन प्रीलिम्स निकालना भी बहुत जरूरी है, 10-15 दिन छोड़ सकते हो, बट ट्राई टू गिव इट एटलीस्ट 1 hour और इवन हाफ एन आवर। 2 ही पेज पढ़ो, लेकिन पढ़ना यार, उसकी अलग एक केमिस्ट्री होती है।
अगर आप एक आंसर भी डेली एक बार गलती से भी पढ़ लोगे ना सोने से पहले उठने के बाद, कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में जो फोल्डर बन रहा है जो भी आप याद कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो एक्टिव रहेगा, है ना कहीं आपके कॉन्शियस माइंड में रहेगा। ऐसा लगेगा आप स्टिल कनेक्टेड हो उससे। सो और अभी अगर आपके जीएस सब कुछ पढ़ रखा है आपने, तो फिर डिपेंड करता है आपके नोट्स बने या नहीं बने। ऑप्शनल के अगर आपके अभी नोट्स नहीं बने हैं, तो ट्राई टू फोकस ऑन दोज पार्ट जिसके लिए आपको नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी है पढ़ने के लिए, बहुत बार क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उसके नोट जरूर बना लो। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, मैंने भी ऐसा किया है, आई नीड टू टेल यू दैट, कि कुछ ऐसे कभी कभी पूछे हुए क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं होते, तो उसको मैंने क्या किया, विवेक भास्मिक सर की किताब हो गई या एंथ्रोपोलॉजी डिमिस्टिफाइड हो गई, तो उसके जो पेज में उसका आंसर दे रखा है, उसी को मैंने लाइक फोटो खींच के प्रिंट करा लिया, उसकी जेरोक्स ले ली उस पर्टिकुलर पेज की, और अपने हैंड रिटन नोट्स के साथ वो वाला टॉपिक भी उसी में ऐड कर दिया, जस्ट अ सिंगल पेज। व्हाट आई प्रेफर इज कि सारे आपके नोट्स पन्ने में होने चाहिए। वो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि वो पन्ने में हो, क्योंकि जिस दिन आप एग्जाम देने जा रहे हो उस दिन भी आप 4 पन्ने उसमें से निकाल करके एग्जाम हॉल में घुसने से पहले तक पढ़ सकते हो, घूम घूम के पढ़ सकते हो, सोने से पहले पढ़ सकते हो, खाना खाते समय पढ़ सकते हो, पॉकेट में रख के घूम सकते हो, पन्ने पे ही होने चाहिए आपके सारे नोट्स, नॉट इन अ बुक। तो अगर आप खुद से नहीं भी लिख रहे कुछ टॉपिक, उसके प्रिंट आउट कर लो, उसके अपने नोट्स में ऐड कर लो, एंड जस्ट गिव इट अ रीड फ्रॉम दैट, उसको हाईलाइट कर लो, उसी को अपना बना लो आप। ठीक है, यू कैन ऑल्सो फॉलो दैट, राइट। तो अगर अभी आपके नोट्स पूरे नहीं बने हुए हैं, और कुछ पर्टिकुलर टॉपिक ढूंढ के खुद के नोट्स बना लो, या फिर जस्ट टेक आउट लाइक पेजेस फ्रॉम दैट बुक, कि आपका पूरा का पूरा पीवाईक्यू आंसर हो जाए, फिर मोस्टली उसके पेजेस निकाल के सिंगल सिंगल पेज कर लो, फिर उसी को हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो, उसी में अपनी केस स्टडी डाल दो, उसी में अपने कोई डायग्राम डाल दो, कुछ अपने थॉट प्रोसेस उसमें डाल दो, या किसी और किताब से उठा करके उसकी डेफिनेशन चेंज कर दो, 2-3 एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम साइड में लिख दो, ट्राई टू लाइक रिवैम्प इट इन अ वे। फिर आपके नोट मेकिंग में टाइम कम लगेगा, और फिर आपके नोट्स भी फिर बेटर हो जाएंगे, जल्दी प्रिपेयर हो जाएंगे। आई होप आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। फिर भी डाउट थैंक होगा, यू आई एम सर। श्योर। हाँ कौन करीबी ଅଟା ଟିକେ ଆଣିକି ଚକୁଡିକି ଟିକେ ଏସି ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେ କଡେଇଟାକୁ ସଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ओके, डोंट जस्ट रिलाई ऑन बुक ना, जो मैं अभी बता रहा था, सपोज एंथ्रोपोलॉजी डिमिस्टिफाइड है, उसके एक पेज अगर आप लेते हो तो उसमें खुद की चीजें जरूर डालना। ठीक है, कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नया नाम, कुछ डायग्राम, कुछ एग्जाम्पल, केस स्टडी, उसमें जो दे रखी है उसको रिप्लेस करके अपनी केस स्टडी अपने एग्जाम्पल डाल देना, तो उससे भी आपको कम टाइम में बेटर प्रिपेयर हो सकता है। डोंट जस्ट रिलाई कि जो दिया है बस वही पढ़ के चले जाएंगे। इतनी मेहनत तो जरूर कर लेना, कुछ अपना जरूर डालना सारे नोट्स में, अगर बहुत कम टाइम है तो, राइट। ओके यार, चैट जीपीटी तो आंसर देता है, यस यू कैन रिलाई ऑन दोज थिंग्स, बट मुझे नहीं लगता वो डायग्राम वगैरह देता है उसमें, डज इट? यार मेरे टाइम पे चैट जीपीटी थी नहीं, मैंने 2022 वाला पेपर लिखा था, तो मतलब चैट जीपीटी आ गई थी बट इट वाज नॉट दैट प्रेवलेंट, यू नो। और मैं अभी भी चैट जीपीटी यूज करता हूँ, उसमें तो ऑफ कोर्स टेक्स्ट ही आता है, मैंने तो कोई डायग्राम देखा नहीं आज तक। आता है क्या डायग्राम वगैरह उसमें? एंड आई आल्सो डोंट नो एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम वो यूज करता है कि नहीं, आई हैव नेवर ट्राइड लाइक चैट जीपीटी। बट हाँ, कुछ चीजों में आप जरूर यूज कर सकते हो, जैसे फॉरेंसिक के क्वेश्चन होते हैं, फॉरेंसिक्स के, ये एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं, उसमें हो सकता है कुछ नए आइडियाज आपको निकल करके आ जाए उससे रिलेटेड। सो आई एम नॉट श्योर यार अबाउट चैट जीपीटी, अगर आपको अच्छा लग रहा है, डोंट जस्ट रियलाई कंप्लीटली ऑन दैट, ट्राई टू यूज इट टू गेट सम वैल्यू एडिशन एंड ऐड इट इन योर नोट्स, दैट वुड बी बेटर आई वुड से। ओके ब्रदर, केमिस्ट्री ऑनर्स एंड यूपीएससी में थोड़ा सा फर्क है नहीं? मुझे ऐसा लगता है काफी फर्क है यार, द काइंड ऑफ, definitely there is a lot of difference यार द काइंड ऑफ आंसर इट लुक्स ना, जैसे मैंने बताया था 5-6 इंग्रेडिएंट होने ही चाहिए, है ना, एक दो एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम, उनकी प्रॉपर दी हुई डेफिनेशन, उनकी किताब के नाम, फिर इधर उधर एक वर्ल्ड का एग्जांपल, एक इंडिया का एग्जांपल, फिर डायग्राम, फिर विजनरी कंक्लूजन, ये सारे पार्ट्स है एक आंसर के। हाँ हाँ, यू कैन डेफिनेटली यूज इट फॉर वैल्यू एडिशन मैंने,
कुछ अच्छी चीज अगर उसमें से निकल करके आ रही। एंड बीइंग एन इंजीनियर एज अ बैकग्राउंड, मैं अभी भी यूज करता हूँ, मेरी तो अभी ट्रेनिंग चल रही है, मैं यहाँ नागपुर में हूँ, नेशनल अकेडमी डायरेक्ट टैक्स। हम भी उसको डेली यूज करते हैं वाइल लाइक गिविंग सम ऑफ आवर रिपोर्ट्स और एनीथिंग। सो इट डिपेंड्स कि आप कमांड क्या दे रहे हो उसको ना, कि आप उसका क्वेश्चन क्या बना करके दे रहे हो। टू ट्राई टू बी वेरी स्पेसिफिक कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम, उनकी लिखी हुई किताब, और इस दो तीन तरह के एग्जाम्पल्स भी इस क्वेश्चन में मुझे देना है ना। इसके आंसर में मुझे लाइक इंक्लूड 2-3 एग्जांपल्स, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम, इस तरह के उसको प्रॉम्प्ट दोगे तो वो बेटर आंसर देगा आपको। ओके, जस्ट इंश्योर कि उसमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम, उनकी लिखी हुई किताब भी हो। और यार सीधे चैट जीपीटी से पढ़ोगे तो थोड़ी दिक्कत है, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, है ना। दो क्वेश्चंस के बीच में भी एक क्वेश्चन होता है, कई बार वो व्यू पॉइंट होना चाहिए। तो एक बार कोई किताब जरूर पढ़ लेना टू गेट द एसेंस ऑफ द टॉपिक। समझना भी बहुत जरूरी है ना चीज को, वो उसकी एसेंस क्या है। तो ब्रेन ट्री पढ़ो, या सोशियन मैम की जो किताबें आती है, सोशो कल्चरल की, आर्कियोलॉजी की, फिजिकल की, है ना, एक बार एक एसेंस लेने की बहुत जरूरत है। नदीम हसनैन की किताब आती है, जस्ट ट्राई टू गेट द एसेंस। एक बार अगर आपको एसेंस पता चल गया, देन यू कैन गो फॉर चैट जीपीटी। डोंट मिस द एसेंस, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो आप पीवाईक्यू में पहले नहीं आए हो, थोड़े से डायनामिक हो। अगर आपको एसेंस पता होगा तो आप उसको बेटर आंसर कर पाओगे। दैट इज फर्स्ट। सेकंड, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन आपको तभी बेटर समझ में आएगा जब आपको एसेंस एक्चुअली पता है उस टॉपिक का, है ना, तो आप बेटर स्ट्रक्चर कर पाओगे। सो डोंट जस्ट गो फॉर चैट जीपीटी, पहले कुछ किताबें एक बार रेफरेंस के लिए ही पढ़ लेना, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि एसेंस क्या है। उसके बाद फॉर आंसर राइटिंग एंड नोट मेकिंग यू कैन यूज चैट जीपीटी फॉर वैल्यू एडिशन। या दैट इज ग्रेट विनय, यू कैन यूज दैट। आई आई बिलीव मैंने मोस्टली सारी चीजें बताई दी आपको, जो जो मैंने करी थी। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी है एंथ्रोपोलॉजी की। टेस्ट सीरीज भी मैंने एक लगाई थी, उसके पूरे टेस्ट मतलब एक टेस्ट उठाया, उसके भी 5-6 क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चंस मुझे अच्छे नहीं लगे तो मैंने छोड़ दिए। आई देन अगेन टर्न टू माय ओन क्वेश्चन पेपर एंड माय ओन आंसर, और मैंने प्रैक्टिस करी है। मैंने कुछ नहीं तो अब 5-5 क्वेश्चन से शुरू किया था मैंने, कि इतने देर में इतने क्वेश्चन लिखते हैं, 5 से 10, 10 से 15, 15 से पूरे के पूरे पेपर अपने खुद बनाने लगा। और एग्जाम हॉल में, हाँ, वन मोर थिंग विच आई डिड, आई डोंट नो इफ मेनी पीपल टेल दिस, दिस इज अ काइंड ऑफ सीक्रेट। जब आप मेंस देने जाओ, वो जो 5 दिन मिलते हैं, तो आप 3 रिवीजन आराम से कर सकते हो, थोड़ा सा अगर आपका अच्छे से प्रिपेयर है तो। ट्राई टू फाइंड आउट टाइम एंड राइट वन आंसर, लाइक वन क्वेश्चन पेपर ना, पेपर 1 का या पेपर 2 का। मैंने ये किया था, उन 5 दिन में वो एज खत्म हो जाता है ना एग्जाम देने का, टाइम पे पेपर खत्म करने का। मैंने सारा पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया, और खुद ही बैठ गया उसके आंसर लिखने के लिए 3 घंटे में। 3 घंटे निकाले मैंने उन 5 दिनों में, सेकेंड लास्ट डे और लास्ट डे, और पूरा वो पेपर लिखा है मैंने, जस्ट टू गेट बैक, है ना, इन द फ्लो ऑफ आंसर राइटिंग, है ना। एंड इट विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस, क्योंकि पढ़े हुए तो आप सारा हो, सारे आंसर्स आपके ऑलरेडी नोट्स में, क्योंकि पीवाईक्यू पे ही आपने नोट्स बनाए हैं। तो उसको लिख करके आपको बहुत अच्छा लाइक बूस्टअप भी होगा आपका कॉन्फिडेंस। पेपर भी टाइम पे खत्म हो रहा होगा, लिखने की आदत भी आ जाएगी, डायग्राम बनाने की। तो एग्जाम हॉल में घुसने वाली जो एंग्जाइटी होती है ना, वो कम हो जाती है। फॉर ऑफ यू कैन यूज इट। जो भी लोग 300 से ऊपर लेकर के आते हैं, दिस इज ऑल्सो सीक्रेट आई एम टेलिंग यू, वो लोग भी ये काम करते हैं। 5 दिनों में एक बार वो पेपर लिख करके देखते हैं। 3 revisions and one time at least write 3 hours no, for that paper, if possible for you. I did this. Yeah. Any other doubts if you're having, guys? Okay, so that was a great session. Let me just summarize the key takeaways from this session. So, first of all, we came to know about the different resources that you have to refer, along with the use of technology कि आप चैट जीपीटी वगैरह इसके साथ कैसे यूज कर सकते हैं. Then another important insight that we gained from this session is about note making, especially with reference to PYQs. आप अगर PYQ based note making करेंगे, so that will be very beneficial for you. Another important thing is PYQ versus test series. आपको किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है? So obviously you have to go for the PYQs. पूरे सेशन से जो एक आउटकम निकल के आ रहा है, दैट इज कि अगर आपने लास्ट 5 to 6 years के PYQs अच्छे से लिख के देख लिए, उनमें वैल्यू एडिशन कर लिया, so you can score around 260-270 marks in anthropology optional. फिर आपको अपने आंसर राइटिंग में इनकॉर्पोरेट करना है थिंग्स लाइक डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, एक्सेट्रा. एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड, सर?
Yes sir, yes ma'am, there is one doubt. Actually 5-6 साल के एनालाइज करना है कि इस बार क्या क्वेश्चन आ सकते हैं. हम्म. But while making notes, you should go back like 1992, 1993 में भी क्या क्वेश्चन कभी पूछा है, just to get the essence. कई बार क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं उसमें किसी टॉपिक पे. So while making notes, try to go back to 1992, 93. Try to get an idea UPSC इस टॉपिक से क्या पूछना चाहती है, किस तरीके से इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे हैं. What is the 2 or 3 types of questions asked on this topic? While preparing for mains, लास्ट के 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर प्रिंट आउट कर लो. ट्राई टू डीपली एनालाइज कौन से साल कौन से टॉपिक से क्या पूछ रहे हैं, एंड देन यू कैन फाइंड अ पैटर्न. इस बार ये पूछा, अगले बार ये पूछा, फिर इस साल ये पूछेगा, इस टॉपिक से आने के चांस ज्यादा हैं. ट्राई टू फोकस मोर ऑन दैट, ट्राई टू मेमोराइज मोर ऑन दैट, ट्राई टू प्रैक्टिस मोर, एंड इट विल एक्चुअली कम. मेरे साथ ऐसा हुआ है. आई कुड प्रेडिक्ट क्वेश्चंस and those came in my paper, and I was better able to complete them and also complete the paper on time. So please give focus on deeply analyzing the question papers of last 5-6 years. Yeah, definitely. And on the motivational side, it is all about hard work along with smart work. So हार्ड वर्क के लिए कोई भी इसमें सब्स्टिट्यूट नहीं है. आपको वो एफर्ट पुट इन करना ही पड़ेगा, बिकॉज एज सर सेड इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है, तो दिन रात अब आप लोग लग जाइए अपनी पढ़ाई में. थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड कोऑपरेशन. इट वाज अ वंडरफुल सेशन. My pleasure. Thank you guys. Thank you Nitya. थैंक यू सर.